स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और जो आपका एनुअल एग्जाम यानी कि टर्म 2 का एग्जाम है उसी से संबंधित ये सभी हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर है आपका इवनिंग शिफ्ट का। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। और गाइस सॉल्यूशन में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से दिखाऊंगा, हिंदी में समझा दूंगा और इंग्लिश में आप जो है एक सेंटेंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब देखो इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में एक चॉइस है। तो बात करें यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के दोनों ही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लू की किन्हीं दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखो लू की दो कोई विशेषताएं हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला तो आप लिख देंगे आखिर लू होती क्या है। तो लू क्या होती है, गर्मी के मौसम में, ठीक है, जो वायु चलती है, ठीक है, और खास करके मतलब गर्मी का मौसम है तो सिंपल सी बात है गर्म वायु चलेगी, तो उसी को हम लू कह देते हैं। सिंपल सा आसान लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन आपको 2 मार्क्स चाहिए तो कैसे लिखेंगे। देखो लू जो है वो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक, यानी कि सिंपल सी बात है उत्तरी मैदान से पंजाब तक, बिहार तक, ये शुष्क यानी कि जो गर्म वायु होती है, ये पीड़ादायक होती है, वो चलती है। ठीक है, दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। उत्तर पश्चिम में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों के केंद्र में दोपहर के बाद ये लू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और कई बार ये जो है वो आधी रात तक यानी कि दिन में भी चलती है, साथ ही साथ ये रात में भी चलती है। तो ये चीजें जो है वो आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को हिंदी और इंग्लिश में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। समझ गए। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, गंभीर सागरीय मैदान। तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको आपका जो चैप्टर नंबर 13 था महासागरीय जल, इसमें करवाया हुआ था। ठीक है, तो देखो क्या होता है गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो ढाल ऐसे नॉर्मल सी होती है वहां वाले क्षेत्र होते हैं। और ये विश्व के सबसे चिकने और सपाट भाग होते हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच में होती है। और ये मैदान महीन कण वाले जो अवसाद होते हैं, ठीक है, और जो मृत्तिका गाद, इन सभी से बने हुए होते हैं या फिर कह सकते हैं ढके हुए होते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को आपको इंग्लिश में देखना है, गंभीर सागरीय मैदान, तो यहाँ पे देख सकते हैं डीप सी प्लेन। ठीक है, तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। समझ गए आप सभी यहाँ पे ये वाला। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या है, तरंग दैर्ध्य व तरंग आवृत्ति के बीच में अंतर स्पष्ट करो, मोहरमी व भाटा के बीच में अंतर। तब सबसे पहले तरंग दैर्ध्य और तरंग आवृत्ति। तो ये तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 हो गया। चैप्टर नंबर 14 में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था एक ज्वाल भाटा के प्रकार के बारे में। ठीक है, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि ज्वाल भाटा क्या होता है, मोहरमी क्या होता है। तो देखो चंद्रमा एवं सूर्य इसके आकर्षण की वजह से जो समुद्र होता है, उस समुद्र के तल का यानी कि उसके जल का नियतकालिक उठना और गिरना ही ज्वाल भाटा कहलाता है। मोहरमी क्या होता है, यह जलवायु संबंधी प्रभाव जैसे कि वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, इन सभी के कारण जल की गति को मोहरमी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो जलवायु संबंधी प्रभाव होते हैं उसकी वजह से जल की जो गति बनती है उसी को मोहरमी कहते हैं। ये ज्वाल भाटा की तरह बिल्कुल भी नियमित नहीं होते हैं। ठीक है, इनका कोई टाइम जो निश्चित नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। 2 मार्क्स में आपका ये वाला क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य व तरंग जो आवृत्ति है वो किसे कहते हैं। अब देखिए मोहरमी और ज्वाल भाटा के बीच में अंतर, सॉरी अभी हाँ मोहरमी ज्वाल भाटा देखा था, अब तरंग गति और तरंग आवृत्ति देखते हैं। उससे पहले इसका आंसर आप इंग्लिश में देख लीजिए, टाइड एंड सर्ज। ठीक है, टाइड एंड सर्ज, तो ये आपका हो गया। अब देखिए तरंग दैर्ध्य और तरंग गति वाला कौन सा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाँ ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 5 वाला, तरंगों की विशेषताएं। इन तरंगों की विशेषता में देखिए ये है आपका तरंग दैर्ध्य और एक है तरंग गति। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज बना देता हूँ इस तरह से, ये ऐसे, मैं इसको भी और बड़ा करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो दैर्ध्य क्या हो जाएगा, ये दो शिखरों या फिर गत्तों के बीच की क्षैतिज दूरी, यानी कि मान लीजिए ये एरिया और ये एरिया, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया, ये क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी इसकी दैर्ध्य। ठीक है, अब इसी तरीके से जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, यह 1 सेकंड के सामान्य अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंग, यानी कि चाहे देखो किसी एक गद्दे के बीच में हो, ठीक है, या फिर एक शिखर के बीच में हो, इनके बीच में से, ठीक है, 1 सेकंड में जो तरंग की जितनी संख्या गुजरती है, ठीक है, 1 सेकंड में मान लीजिए 100 तरंगें गुजरी हैं, तो उसी को हम कहते हैं तरंग आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है यानी कि जाना। ठीक है, आवृत्ति का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कितनी बार आती हैं। तो 1 सेकंड में जितनी बार तरंगें आएंगी, तरंगों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है।
तो तरंग दैर्ध्य और तरंग आवृत्ति। देखिए सभी क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवाए हुए हैं और उन्हीं में से ये आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो बनाया गया है। अब दो क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है, एक अभी आएगा 5 मार्क्स का, वो अलग है सिर्फ और सिर्फ। चलिए ये तो हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब आता है स्रोत आधारित प्रश्न। अब स्रोत आधारित प्रश्न में देखिए बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है आपका, देखो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि प्रजातियों की अनेक रूपता किसे कहते हैं, यानी कि प्रजातियां जो है उनकी अनेक रूपता से आप क्या समझते हैं। फिर है हॉट स्पॉट क्या होता है, प्रजातियों की विविधता को कैसे मापा जा सकता है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपके पैसेज में ही दिए हुए हैं। तो देखो प्रजातीय विविधता है। अब देखो प्रजातियों की अनेक रूपता क्या होती है। अनेक रूपता का मतलब ये होता है किसी भी एक निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या कितनी है, इससे संबंधित होता है। प्रजातियों के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनका जो उस पर्टिकुलर एरिया से, उनके खान पान से, रहन सहन से, उनके जो दैनिक क्रियाएं हैं, उन सभी से संबंधित ये प्रजातीय विविधता कही जाती है। उसके बाद है इसे माप कैसे सकते हैं, तो मापने के लिए, प्रजातियों की विविधता को मापने के लिए उनकी समृद्धि, उनके प्रकार और उनकी बहुलता, इससे इसे माप सकते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है, तो जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट केंद्र कहा जाता है। तो देखा आपने सभी के सभी क्वेश्चन आंसर आपके इसी में ही दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पे इसे भी देख सकते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसके भी आंसर सारे आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे, सिंपल सा, ठीक है, समझ गए आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 4 जो था सोर्स बेस्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अब आता है हमारा यहाँ पे हाँ सेक्शन सी खंड गया है। यहाँ पे 3 मार्क्स के हमारे 2 प्रश्न होने वाले। पहला प्रश्न है भारतीय कृषि की समृद्धि मानसून वर्षा पर निर्धारित होती है, कथन का विश्लेषण कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भारतीय कृषि के लिए जो मतलब भारतीय लोगों के लिए जो मानसूनी वर्षा है वो एक जुआ है, एक तरह से ये क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा। ये आपका चैप्टर नंबर जो 4 है जलवायु, उसमें मैंने आपको करवाया हुआ था, ठीक है। देखो मेरा क्वेश्चन ये था कि किसान के लिए मानसून जुआ है और इसने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन आंसर जो है वो आपको वो पूरा का पूरा यही लिखना है, ठीक है। देखो कृषि की फसलें जो है वो मानसून पर निर्भर है। कृषि उपज की सफलता या फिर असफलता इस बात पर निर्भर होती है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा जो लाई गई वर्षा है, जो वर्षा है वो सामान्य है, कम है या ज्यादा है, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो 64% जो जनसंख्या है वो अपने खान पान के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने पैसों के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर, ठीक है। अगर वर्षा जो है वो उच्च होती है तो कुछ भागों में क्या होती है, बाढ़ भी जाती है और बाढ़ आ जाती है। अगर वर्षा कम होती है तो वहां पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है। भारतीय कृषि की जो सफलता है वो मानसून वर्षा जो है उसका निश्चित समय पर होना, नियमित रूप से वितरित होना और जितनी चाहिए उतना होना ही इसकी एक बहुत बड़ी सफलता होती है, ठीक है। जो क्षेत्र सिंचाई विहीन है वहां पर तो वर्षा भैया एकदम वरदान के समान होती है। अगर वहां पे वर्षा नहीं होगी तो एक तरह से कह लीजिए वहां की पूरा का पूरा खाद्यान्न फसलें खराब हो जाएंगी। मानसून का अचानक प्रस्फोट का मतलब होता है एकदम से मानसून जो बहुत तेजी से आ जाना, तो इसकी वजह से मृदा अपरदन हो जाता है, बाढ़ वगैरह भी आ जाती है। तो एक तरह से देखिए क्वेश्चन आपका वही है, बस आपको जो क्वेश्चन का टाइप है जो पूछा गया है उसे थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया और इसी में आप लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका यही एक तरीके से और आंसर आपको यही लिखना है पूरा। इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्वेश्चन का जो एक तरह से पूछा गया है वो अलग है, बस जो पॉइंट्स है वो आपको कंप्लीटली यही लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आ जाइए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है संघनन के लिए अनुकूल दशाओं की समीक्षा कीजिए, यानी कि संघनन जो है वो किन दशाओं में होता है ये समझाना है। तो देखो इसे भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ था आपको, मैंने बताया था कि संघनन किसे कहते हैं, इसके लिए उत्तरदायी अवस्था है। तो संघनन क्या होता है, जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन होता है। उत्तरदायी अवस्थाएं क्या होती हैं, तो वायु का आयतन नियत होना चाहिए, यानी कि वायु का जो आयतन है वो नियत हो, साथ ही साथ जो तापमान है वो इस हद तक गिर जाए कि ओस बनने लगे, ठीक है। वायु का आयतन और तापमान, यानी कि वायु जो है उसका आयतन एक तो कम हो जाए, साथ ही साथ जो तापमान है वो भी दोनों कम हो जाए, यानी कि वायु ठंडी हो जाए, वायु का आयतन भी कम हो जाए। वाष्पीकरण के द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्टि हो, यानी कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वायु के अंदर जो जलवाष्प है वो और अधिक बढ़ जाए। साथ ही साथ इसमें एक चीज और बताई गई थी कि उत्तरदायी अवस्था में जो सबसे अच्छी हवा जो अवस्था होती है वो होती है
हवा के तापमान में कमी, यानी कि वायु का आयतन और तापमान में कमी, ये सबसे अच्छी अवस्था मानी गई है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सभी क्वेश्चनों ने आपको सब हर एक तरीके के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अब देखो 6 के अथवा में पूछा गया है ओस बनने के लिए अनिवार्य अवस्थाओं की समीक्षा कीजिए। तो देखते हैं भाई ओस बनने के लिए अनिवार्य समीक्षा जो अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इसी में ही वो भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। देखो वो मैंने बताया था कि संघनन के विभिन्न रूप आपको बताए थे। अब ये प्रश्न 3 मार्क्स में पूछा गया, तो इसके पॉइंट्स आप अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो जब आर्द्रता जो है वो धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना हो पाए, यानी कि देखो सिंपल सा ऐसे समझ लो कि जो आर्द्रता है वो अगर सही से संघनित नहीं हो पाती है तो जैसे ठोस वस्तु है, जैसे पत्थर है, घास के पौधे हैं, पत्ती हैं, यहाँ पर पानी के बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, जिसे हम ओस के नाम से जानते हैं। इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले तो स्वच्छ, मैंने लिख दिया यहाँ पे, स्वच्छ आकाश होना चाहिए एक अवस्था। दूसरी अवस्था शांत हवा होनी चाहिए। तीसरी अवस्था जो अवस्था है सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। और चौथी है ठंडी एवं लंबी रातें। आपको सिर्फ अवस्थाएं लिखनी है, ठीक है। अगर आप पॉइंट लिखेंगे तो अवस्थाओं में आप सिंपल सा ये लिख देंगे, शांत आकाश होना चाहिए, सॉरी स्वच्छ आकाश हो, शांत हवा होनी चाहिए और उच्च एवं सापेक्ष आर्द्रता हो, ठंडी एवं लंबी रातें हो, तो उस बन जाएगी। समझ गए आप सभी इस तरीके से। तो देखा आपने किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो छोटे ही क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स में कैसे पूछा गया है। तो कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में भी देख सकते हैं हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें से एक प्रश्न देखिए ये वाला 8 वाला, सॉरी 7 वाला है। ये प्रश्न मैंने आपको नहीं करवाया था और यही मतलब और बाकी के जो 3 प्रश्न वो मैंने आपको करवाए हुए थे। देखो मानवीय क्रियाएं एवं वन्य प्राणियों की कम संख्या के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन का समर्थन कीजिए। उससे पहले एक चीज बता दूं कि जैसे ये ओस बनने की जो प्रक्रिया है उसको आप इंग्लिश में यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे करेंगे सर आपने हिंदी में दिखा दिया, इंग्लिश में दिखाया ही नहीं। तो ये आपका ड्यू, ठीक है, तो आप इसे इस तरह से देख देंगे। और जो यहाँ पे आपकी अवस्थाएं थी कंडेंसेशन के लिए वो आपकी ये अवस्थाएं यहाँ पे रही हैं। ठीक है, सॉरी वो मैं भूल गया था आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। ठीक, समझ गए आप सभी। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे थे, क्या था प्रश्न हमारा। देखो मानवीय क्रियाएं वन्य प्राणियों की कम संख्या के लिए उत्तरदायी। हाँ बिल्कुल सही है, मानवीय क्रियाएं बहुत सारी ऐसी हैं, तो कौन कौन सी हैं उसे समझते हैं। अब देखो ये तो हाँ ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मानवीय क्रियाएं वन्य प्राणियों की कम जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। कैसे उत्तरदायी हैं समझो। निवास स्थान में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, वनों का अत्यधिक दोहन, शिकार, प्रदूषण जैसे जल और वायु प्रदूषण आदि की वजह से ये ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जिससे जो प्राणी हैं उनकी जनसंख्या कम होती चली जा रही है। तो यही मेन आपका जो आंसर है वो बनता है। अब इसी को थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे कि पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक होने लगा है। इसकी वजह से संसार में विभिन्न प्रकार के जो प्रजाति हैं उनके आवास स्थान में तेजी से कमी आई है। जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए जो संसाधन थे उनका अतिदोहन किया जाने लगा है। वनोन्मूलन यानी कि वनों की अत्यधिक कटाई की जाने लगी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक इंपॉर्टेंट है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो वन थे यहाँ पर पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैवमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। यानी कि पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन होते हैं वहां पे विश्व की जो 50% प्रजातियां वो पाई जाती हैं। अब एक चीज आप देखिए, वो प्रजाति जो किसी हीट एरिया में रहने के लिए मजबूर होती है, यानी कि उसका वो घर होता है, उसे आप कहीं कोल्ड एरिया में लेके जाते हैं तो सिंपल सी बात है वो वहां पे नहीं रह पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में 50% की जनसंख्या और जो बाकी की बची हुई है और जैसे जैसे वन की कटाई होती है वो भी यहाँ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जब यहाँ पे आते हैं वो इसको नहीं ढाल पाते हैं अपने में, तो सिंपल सी बात है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटनाशक का अधिक उपयोग, अन्य प्रदूषक जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है, विषैली भारी धातुएं, संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर रही है। यानी कि ये कुछ पता नहीं एबीसीडी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कीटनाशक हो गई, अन्य प्रदूषक हाइड्रोकार्बन हो गए या विषैली भारी धातु, ये क्या करती हैं, जो संवेदनशील और जो कमजोर प्रजातियां हैं उनको नष्ट कर रही हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि मानवीय क्रियाएं किस तरह से वन्य प्राणियों की संख्या को कम कर रही हैं। इसी क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लो पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो था, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए 8 क्वेश्चन में 2 प्रश्न है, एक है लेटेराइट मृदा और एक है शुष्क मृदा। तो सबसे पहले जो मैंने आंसर लिखा है वो हम देखेंगे लेटेराइट मृदा, नहीं ये तो शुष्क हो गया, हम लेटेराइट मृदा को देखते हैं। उससे पहले तो ये रहा, देखो लेटेराइट मृदा है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है प्राकृतिक वनस्पति, उससे लिया गया है और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। देखो लेटेराइट सिंपल सा, ये एक शब्द लेटर से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। अब जैसे ही आपके दिमाग में ईंट शब्द आया तो आप समझ लीजिए ये उपजाऊ नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन, यहाँ पे चूना होना चाहिए था, नाइट्रोजन और एक सेकंड पेन कहाँ चल रहा है भाई तू, हाँ नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। इनका निर्माण मानसूनी जलवायु में शुष्क और आर्द्र मौसम में परिवर्तन के कारण होता है, सिंपल सा, ठीक है। यह मृदा पश्चिमी तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्र और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास में मिलती है। तो आपको लेटेराइट मृदाओं की ये कुछ विशेषताएं यहाँ पे लिखनी थी। आ जाते हैं इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटेराइट सॉइल्स। तो लेटेराइट सॉइल्स की क्या क्या यहाँ पे जो विशेषता है वो इजीली आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। समझ गए आप सभी? तो ये वाला कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखेंगे हम मृदाओं, जो शुष्क मृदा है उनकी विशेषताएं। तो शुष्क मृदाओं की विशेषताएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली है कि इन मृदाओं का रंग लाल होता है, लाल भी होता है, साथ ही साथ किशमिश जैसा भी होता है, यानी चॉकलेटी टाइप में। ये सामान्यता ऐसे, इसकी जो संरचना है वो बलुई होती है और लवड़ीय होती है। कुछ क्षेत्रों में मृदाओं, ये ऐसी मृदाएं जो पाई जाती हैं उनमें नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि अगर हम चाहें तो इसको वाष्पीकरण की प्रक्रिया करके नमक भी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त होता है बल्कि फास्फोरस सामान्य मात्रा में होता है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान अभिलक्षण, यानी कि देखिए सिंपल सा ये आप कह सकते हैं कि ये मृदाएं जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे पाई जाती है, सिंपल सा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद है ये मृदाएं अनवर होती है, ये एक शब्द है आपका, क्यों होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस जैव पदार्थ ये बिल्कुल कम पाए जाते हैं। उसके बाद है मृदा के तलीय संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण, यानी कि क्या होता है इस मृदा में, शुष्क मृदा में जो कंकड़ के पत्थर होते हैं, मतलब जो मृदा होती है उसमें एक कंकड़ की परत भी बनती है जिसकी वजह से पानी का रिसाव सीमित हो जाता है और इसीलिए ये मृदाएं पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी इसमें हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, शुष्क मृदाओं की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे हो सकती है। ये तो अब देखिए इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये रहा आपका इंग्लिश में, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई सॉइल्स। तो क्या क्या है वो विशेषताएं, आप इजीली यहाँ पे उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 प्रश्न थे जो सैंपल पेपर में, सॉरी सैंपल पेपर में नहीं, जो आपका ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है उसमें आए थे। ये 3 प्रश्नों के अलावा बाकी का जो आपका मैथ बेस्ड भी है, चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आंसर वो करवाए हुए थे, अगर आपने अच्छे से वीडियोस को देखा है तभी आप वो सारी चीजें समझ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है कोरियोलिस बल, देखो ये आपका जो चैप्टर नंबर 10 था वायुमंडलीय परिस्थितियां तथा मौसम प्रणालियां, उसमें मैंने करवाया हुआ था और आपको ये भी बताया था अलग तरीके से पूछा जा सकता है कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को कैसे प्रभावित करता है। सेम ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता है कि पवनें जो है वो हमेशा जो समदाब रेखाएं होती है उसके आर पार निम्न दाब से, यानी कि जो जहाँ पे दाब ज्यादा होता है वहां से जो कम दाब होता है उसकी तरफ चलती है, सिंपल सा। जब पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है जिसके कारण ये जो पवनें होती है वो विक्षेपित हो जाती हैं और इसी विक्षेपण को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इस पे घूमने की वजह से ये जो यहाँ वायु आती है इन वायु को क्या करती है, विक्षेपित कर देती है, जो आधी होती है उसको दूर कर देती है, दूर जा रही है उसको पास, मतलब कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पे, ठीक है। इस बल के प्रभाव से जो पवनें उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि देखो यहाँ पे ये जो नॉर्थ गोलार्ध है एक है साउथ, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो दाईं से यानी कि राइट से, अगर देखो एक चीज अब इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, कैसे समझेंगे, देखो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। जब इसने घूर्णन किया, यहाँ पे ये घूर्णन कर रही है यानी कि घूम रही है, तो ये तो हो गया साउथ, यहाँ पे भी घूम रही होगी तो ये भी हो गया नॉर्थ। अब यहाँ पे जो वायु चलेगी, ठीक है, अब वायु जो चल रही है वो उसको राइट से लेफ्ट कर देती है, यहाँ पे लेफ्ट चल रही है तो यहाँ से राइट कर देती है। तो ये सारी चीजें पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होती है और ये किसकी वजह से, कोरियोलिस बल की वजह से। कोरियोलिस बल का प्रभाव जो है वो विषुवत वृत्त पर एकदम जीरो होता है, यानी कि जो विषुवत वृत्त होते हैं हमारे वहां पे एकदम जीरो होता है और
ध्रुव जो है वहां पे अधिक होता है। इस विक्षेप को हम फेरेल नामक विज्ञान ने सिद्ध किया था, इसीलिए इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण को सीधा समानुपात में बढ़ाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कोरियोलिस बल जो है वो किस तरह से जो वायु होता है उसको, मतलब वायु जो है उसको प्रभावित करती है, उसकी दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये चीज कंप्लीटली आप सभी को इजीली तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमारा जो है क्वेश्चन पेपर मेनली जो था वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे बेसिकली, देखो अब हम बात करेंगे अपने मैप बेस्ड क्वेश्चन की। तो देखो ये आ गया हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए 5 प्रश्न हैं, 5 है 6 हैं, 6 प्रश्न हैं। अब इन 6 प्रश्नों में से कौन कौन से आपको पहले बता दिए जा चुके हैं। सबसे पहला पंचमढ़ी जीव मंडल नीचे बता दिया जा चुका है। BWHW जलवायु का क्षेत्र बता दिया गया है। उत्तर पूर्वी राज्य में वन मृदा क्षेत्र बता दिया गया है। नंदा देवी जीव मंडल नीचे, यानी कि 4 मार्क्स का मैप आपका बता दिया जा चुका है। अब एक एक करके हम इन सभी चीजों को देखेंगे, ये सारी चीजें हैं कहाँ पे। तो देखते हैं हम सबसे पहले जीव मंडल नीचे को देख लेते हैं, कौन सा जीव मंडल कहाँ पे है। तो देखो जीव मंडल नीचे सबसे पहले नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी जीव मंडल नीचे समझ आ गया कहाँ पे है ये। अब हम देखते हैं गर्म मरुस्थलीय जलवायु BWHW, ये कहाँ पे है। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था कोपेन के अनुसार जो जलवायु है उसके आपको याद रखने कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है BWHW, कौन कौन सी है BWHW, यानी कि राजस्थान का पश्चिमी भाग। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान का पश्चिमी भाग, ये वाला एरिया। कहाँ गया, एक सेकेंड ऊपर जाने दो। हाँ, ये जो एरिया है, ठीक है, ये हो जाएगा BWHW। ठीक है, ये हो गया दूसरा आपका। और पहला कौन था, नहीं ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ दूसरा हो गया। और उसके बाद देखते हैं पंचमढ़ी जीव मंडल नीचे कहाँ पे है। तो पंचमढ़ी जीव मंडल नीचे, ऊपर आजा भाई, कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखो पंचमढ़ी जीव मंडल नीचे है ये, और ये राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो क्या हो गया MP। तो पहला ये हो गया। नंदा देवी कौन सा है, फोर्थ ये हो गया। अब एक कौन सा रह गया, उत्तरी पूर्वी राज्य में वन मृदा क्षेत्र। अब वन मृदा क्षेत्र के लिए देखिए हमें आपकी NCERT बुक्स लेनी होगी। हाँ देखो अब हम क्या करते हैं, वन मृदा क्षेत्र को देखते हैं। तो देखो वन मृदा क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, ये देखो जो ज्यादा यहाँ पे बोल्ड कर रखा है, ठीक है, डार्क कर रखा है, वो क्या है, वन मृदा। तो यहाँ पे देखिए ये जो उत्तरी पूर्वी एरिया है ये पूरा का पूरा इसमें सम्मिलित हो गया है। कौन कौन से क्षेत्र आ सकते हैं, आप कोई सा भी इसमें लगा सकते थे। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश भी आ जाएगा इसमें, साथ ही साथ उत्तराखंड भी यहाँ पे आ जाएगा, और ये सिक्किम भी आ जाएगा यहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश, नहीं अरुणाचल, हाँ अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे राज्य हैं, आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते थे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे थोड़े से अलग है। एक है पश्चिम बंगाल में स्थित वेलांचल व अनुपवन क्षेत्र। देखो क्षेत्र आपको यहाँ पे इंगित करना है, क्षेत्र का नाम आपका नहीं दिया गया। और दूसरा है यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो इन दोनों को हम देखते हैं। तो इसके लिए आपकी मुझे बुक निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये आपका NCERT की जो बुक है उसका पेज नंबर है, हाँ पेज नंबर आपका 60 है। उस पर जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम कहाँ पे बनेंगे, वेलांचली वन भूमि तो पश्चिम बंगाल में बताई गई है। तो ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो है वापस से इंगित कर देंगे। गाइस से इसका जो नाम है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका नाम जो है बुक में नहीं दिया गया, बस क्षेत्र को आपको इंगित करना था, सिंपल सा, यानी कि चिन्हित करना था। फिर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है वो, देखो ये आपका पेज नंबर 61 है। इसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यहीं पे है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कौन से क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी एशिया, मतलब जो राज्य हैं कौन कौन से, पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो देखिए इतने सारे आपके राज्य हैं, इतने राज्यों में से कोई सा भी आप लगा सकते थे। पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से आप कोई सा भी एक राज्य वो लगा सकते हैं जहां पे 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और इंग्लिश में जो बच्चे हैं वो चाहे तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वही चीज है, सिंपल सा, कि मेघालय में स्थित जो जीव मंडल नीचे है उसका नाम बताएं। तो मेघालय में कौन सा जीव मंडल नीचे है बच्चों, अभी हम देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, आजा भाई, जीव मंडल नीचे, जीव मंडल नीचे, आजा आजा। हाँ देखो मेघालय में कौन सा है यहाँ पे, मानस। ठीक है, मेघालय में कौन सा है, मानस। नहीं मेघालय में मानस नहीं आएगा, मेघालय में आएगा बच्चों आपका नाकरेक। ठीक है, मेघालय में आएगा नाकरेक। और यहीं पे वो भी क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा जो है वो अधिक होती है। ठीक है,
तो आप सभी को समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और अभी कभी इस क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है वो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। और गाइस मैंने आपको बता रखा था कि जो सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, अगर आप उसे कर सकते हैं तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो चॉइस में भी प्रश्न दिए हुए हैं, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का, ओवरऑल 7 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है वो जो मैंने नहीं समझाया उसमें से नहीं आया। ठीक है, बाकी 35 माइनस 7 अगर हम देख लें तो कितना बनता है 27 का जो मार्क्स 27 नंबर का जो मार्क्स है वो मेरे द्वारा बताया गए जो क्वेश्चन थे उन्हीं में से आए हैं। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बस आप वो जो वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से देखते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।